चलें जी, लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो चल रहा था जनरल एक्सप्लेनेशन, जिसको डेफिनेशन कहा था हमने। तो उसके अंदर हमने सेक्शन 21 तक देख ली थी कि 21 क्या क्या है, ठीक है। और वो सेक्शन 21 क्या था, आपका पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट के बाद जो डेफिनेशन है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। द वर्ड्स movable property are intended to induce corporeal property of every description except land and thing attached to the earth are permanently fastened to anything which is attached to the earth। अब देखिए, हम इसके अंदर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं बताएगा, ये याद रखना। वो डेफिनेशन बता रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी की जी। अब नहीं, इसके अंदर ही बता रहा है, कह नहीं रहा, मैं बताता हूं कैसे। ये देखिए, हम पीपीसी के टॉपिक जनरल एक्सप्लेनेशंस है, वो हम आज का टॉपिक हमारा है। और उसके अंदर हमने आपका सेक्शन 6 to 21 जो थी वो प्रीवियस लेक्चर में की थी, डिस्कस की थी। आज जो है वो आपका 22 है, जिसको उसने कहा मूवेबल। अब मूवेबल से मुराद उसने कहा वो चीज़ें जो क्या है, इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। कॉर्पोरियल जिसको हम टच कर सकते, इनकॉर्पोरियल नहीं। कॉर्पोरियल जिसकी जिसामत, हुजम, जिसका क्या होता है, जो छुई जा सकने वाली चीज़ें। लेकिन उसने एक चीज़ कही, एक्सेप्ट लैंड एंड एनीथिंग अटैच टू लैंड। अब देखिएगा, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल, उसकी अब वो डेफिनेशन इमूवेबल की तरफ जा रहा है। वो कह रहा है लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ आर परमानेंटली फेस्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। देखिए, ये पंखा है, ये मूवेबल है, इमूवेबल है? ये अभी तो है इमूवेबल। ये कैसे? क्योंकि ये फेस्टन, हाँ, फेस्टन टू द अर्थ है। ये ग्लास क्या है? मूव। क्यों? ये कॉर्पोरियल भी है और मूवेबल भी है। अगर ये पड़ा हुआ है मेज, तो ये इजीली मूवेबल है, दैट इज मूव। लेकिन अगर मैं इसको जमीन के साथ फिक्स कर दूं, हाँ, उसको मैं साथ फेस्टन कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, इमूवेबल। वो मूवेबल की डेफिनेशन से निकल जाएगा। इसलिए एक्सेप्ट लैंड, उसमें से इसको निकाल रहा है। लैंड और कोई भी चीज़ लैंड से जुड़ी हुई हो परमानेंटली, वो क्या कहलाती है, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल और इमूवेबल की दोनों डेफिनेशन आपसे सेक्शन 22 में बता दी हैं, ठीक है। इसी तरह ये 23 रॉन्गफुल गेन, मैं अक्सर बताता हूं 23 रॉन्गफुल गेन। अब रॉन्गफुल गेन का मतलब, अब एक वर्ड होता है गेन। गेन का मतलब क्या होता है, मुनाफा। गेन क्या होता है? अब रॉन्गफुल का मतलब क्या होता है? क्या मतलब, किसी ने हाँ, उससे इलीगली कोई चीज, मुनाफा, ऐसा मुनाफा जो सारा ही मुनाफा, वो रॉन्गफुल होता है, मुनाफा। और एक होता है लॉस, और एक होता है रॉन्गफुल लॉस वर्ड। ये रॉन्गफुल एक होता है। अब रॉन्गफुल लॉस वर्ड अलग है, रॉन्गफुल साथ लगाया जा रहा है। लॉस का मतलब होता है नुकसान, नफा या नुकसान। अब ये नफा नुकसान तो उस सूरत में होता है, एक बंदा सेल करता है और एक परचेज करता है, ठीक है। सेल वो चीज की जाती है जो मेरी हो, मेरे को पैसे लगे हों। एक ने परचेज की, उसने पैसे दे के ली, तो हो सकता है वो सपोज 1 रुपये, मैं सपोज 500 रुपये की ली थी, तो मैंने बेच दी 600 की, तो मुझे 100 रुपया क्या हुआ, गेन हुआ। दैट इज गेन, नॉट अ रॉन्गफुल गेन, ठीक है। अब एक चीज मेरे पास टोटल है ही, मैंने चुराई है किसी से, किसी के ले आया, ठीक है। तो वो 600, वो 500 की चीज, वो 600 500 वाली चीज मेरे पास तो पूरी की पूरी आ गई, मेरा तो रुपया नहीं लगा,
ठीक है, तो वो मेरा क्या है, रॉन्गफुल गेन, और इसके वाइस वर्सा आपका रॉन्गफुल लॉस है। तो जिसकी गई, उसने जो बेच रहा था, बेचने पे तो उसके क्या था, पैसे आने थे ना, उसको तो कख नहीं आया, सारा का सारा मेरा मोबाइल था सारा चला गया, मुझे क्या मिला, लॉस तो हुआ बट रॉन्गफुल हुआ ना। मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं सपोज 400 की 500 की चीज थी और 400 में बिक गई तो 100 रुपए मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ, बट दिस इज लॉस। मतलब 400 रुपए तो चलो मेरे वापस आए ना, 100 रुपया चलो गया, लेकिन यहां पे तो पूरा 500 का 500 ही गया। अब इसकी दोनों को मिला ले तो एक डेफिनेशन बनती है इससे नेक्स्ट, जिसको 24 कहते हैं, डिसऑनेस्टली। क्या, डिसऑनेस्टली। उसने कहा एक बंदे को रॉन्गफुल लॉस हो और दूसरे को रॉन्गफुल गेन हो तो वो क्या कहलाएगा, डिसऑनेस्टली कहलाएगा। अब इसको हम बे रीडिंग करते हैं, क्या कहता है, द वर्ड कहता है वर्ड रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। मैंने भी कहा कि वो तो उसका मालिक ही नहीं है। हमने बात की मोबाइल की, ठीक है, मोबाइल मेरा है, आपके पास चला गया, आप लीगली इंटाइटल ही नहीं। लीगली इंटाइटल तो मैं हूं, मैंने पैसे भर के लिया है। तो वो कह रहा है ये क्या है आपका रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। कहता है रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली इंटाइटल्ड। जिसका मोबाइल था वो उससे चला गया, वो इंटाइटल था, उससे चला गया और उसके पास चला गया जो इंटाइटल नहीं था। अब इसी को गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली कहते हैं। अ पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली। उसको अपने पास रखता है तो वो रॉन्गफुली रखता है, वो क्या कर रहा है उस वक्त, गेन कर रहा है, रॉन्गफुली गेन कर रहा है। एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली, मतलब उसने एक्वायर की हुई है अपने पास और रॉन्गफुली। अ पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली, क्या, व्हेन सच पर्सन इज wrongfully kept out of any property as well as such person is wrongfully deprived of property। उससे छीन ली जाए, डिप्राइव, महरूम कर दिया जाए उससे, तो वो क्या कहलाएगा, लूजिंग रॉन्गफुली। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। अब देखिए सेक्शन 24 जो मैंने अभी आपको बताया, क्या कह रहा है, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, loss दूसरे को, एक को गेन हुआ दूसरे को लॉस, is said to do that thing dishonestly। इसलिए वो सेक्शन 23 wrongfully नहीं लिखते, वो dishonestly का वर्ड जहाँ भी आगे वर्ड यूज होगा ज़्यादातर dishonestly। अगर आप मसलन आप उसके अंदर आपने पढ़ा है पीछे टॉपिक थेफ्ट का, तो उसके अंदर वर्ड डिसऑनेस्टली यूज करता है, ठीक है, तो वो चीजें। फिर फ्रॉडुलेंटली, सेक्शन 25, अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। उससे फ्रॉड करे, इंटेंशन उसकी वो हो, तो वो चीज होगा, वो क्या होगा, वो चीज उसने फ्रॉडुलेंटली ली है। इंटेंशन वो हो कि उससे वो क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, उसको महरूम कर रहा है उससे, उसकी इंटेंशन ये हो। देखिए ना, आपने क्राइम जुर्म की डेफिनेशन पढ़ी होगी, मैंने बहुत दफ़ा पढ़ाई है। क्राइम, सिन, वाइस ऑफेंस हम देखते हैं जब हम सीआरपीसी की तरफ चलेंगे तो वो क्या है, मैंने बहुत दफ़ा अपने लेक्चर्स में जो पढ़े हुए हैं पीछे यूट्यूब पे वाले, उसके अंदर आप देखिएगा कि बहुत सारे इस पर भी पढ़े हुए हैं, लेकिन नहीं है तो मैं आपको अदरवाइज बता देता हूँ। फिर सेक्शन 26 रीज़न टू बिलीव। डिसऑनेस्टली में जो एक चीज़ ले जाऊं मैं आपसे, जो आप मालिक हैं, तो आपको महरूम कर दिया उससे, तो वो आपको रॉन्गफुल लॉस हुआ और मुझे
मैं इंटाइटल नहीं हूँ, मुझे रॉन्गफुल गेन हुआ। तो फ्रॉडुलेंटली में भी फ्रॉडुलेंटली इंटेंशन होगी फ्रॉड करने की, वटएवर वो कुछ भी हो, इंटेंशन ये होगी लेके वो उसको कुछ भी उससे चीज़ें, मतलब कोई चीज़ ले जाता है, देखो हो सकता है वो बेचे ना, हो सकता है उसके पास ही हो सकता है रिटेन, मतलब कुछ भी इंटेंशन हो डिफ्रॉड करने की, तो वो क्या होगा, फ्रॉडुलेंटली। रीज़न टू बिलीव, वो कहता पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव द थिंग बट नॉट अदरवाइज। भाई रीज़न टू बिलीव का मतलब है कि ऐसी वजह जो माकूल भी हो, सफिशिएंट से मुराद है कि वो माकूल हो, ऐसी वजह जो कि माकूल वजह हो, वो रीज़न टू बिलीव में आता है। कोई बंदा उसको माने भी तो सही कि वाकई ये ऐसा है, तो वो कहता है रीज़न टू बिलीव का मतलब है सफिशिएंट कॉज। और सफिशिएंट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये याद रखिएगा कि लिमिटेशन सारा का सारा अगर आप सेक्शन 5 पढ़ेंगे तो वो सफिशिएंट कॉज पे चलता है। लिमिटेशन एक्ट आपका, आप अक्सर जो प्रैक्टिस करते हैं आप में से वो देखिएगा, लिमिटेशन एक्ट आपका है 1908 का सेक्शन 5, वो आपको सफिशिएंट कॉज, ठीक है, सफिशिएंट कॉज की बात करता है कि अगर आप लिमिटेशन के बाद दावा करते हो तो वजह बताओ, वो कहेगा माकूल वजह है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, मतलब आज बच्चे आधे गायब हैं, आपने देखा, क्यों, हर शख्स की सफिशिएंट कॉज होगी, कॉज बताएगा और मुझे लगेगा हाँ मेरे लिए वो माकूल है, हाँ रीज़न टू बिलीव, मैं उसको कहूँगा कि हाँ यार ऐसा ही है। कैसा कि यार वो कहता है कि सर जी मैं आ रहा था तो बारिश बहुत थी, मैं गिर गया, मेरे कपड़े ख़राब, मैं घर चला गया, मैं कहूँगा हाँ ठीक है। एक बच्चा कहेगा सर जी वो मतलब जो मैरिड हैं वो कहेंगे जी वो बच्चा बीमार हो गया था, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ऐसा ना करे, तो मैं इस वजह, तो बट पर्सन टू पर्सन सब कॉज क्या है वेरी करेगा और मैं उसको बिलीव करूँगा, ये रीज़न टू बिलीव है। ठीक है, आगे जी सेक्शन आपका, तो सर इस पे मतलब सपोज आपको लग भी रहा है कि हाँ ये रीजन हाँ। हो सकती है, इसके बावजूद भी क्या आप उसको कहोगे मैं नहीं मानता इसको? हाँ वो बाज़-औक़ात हो जाता है, कोर्ट के अंदर आप जाते हो, आपका दावा खारिज हो जाता है, या आप दावा लिमिटेशन, मतलब आपको लिमिटेशन है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट इस तरह कि आपको नॉकआउट कर सकता है। आपको लॉ ने परमिशन दी कि 1 साल के अंदर दावा करें, मतलब जैसे कि आपका सेक्शन 8 और 9 है किसका, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ठीक है। अब 8 की 12 साल है, 9 की 6 माह है लिमिटेशन, ठीक है। अब आप 6 माह के बाद जाते हो तो फिर क्या, अगर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की मियाद 3 साल होती है, आप 3 साल के 4 साल बाद जाते हो, वो कहा जी कितने रहे हो, तो वो कहता है सर मेरे पास ये सफिशिएंट कॉज है। अब आप जज हैं, आपके साथ दूसरे भी जज हैं, आप कहते हैं जी मैं नहीं मानता, ये रीज़न टू बिलीव है ही नहीं, ये सफिशिएंट कॉज ही नहीं, मेरे लिए नहीं है। आप कहते हैं आप डिसमिस, एप्लीकेशन ही डिसमिस कर देता है। दावे के साथ एप्लीकेशन लगाते हैं ना लिमिटेशन की, कंडोनेशन ऑफ डिले कहते हैं उसको, ठीक है, मेरे डिले को कंडोन किया, कंडोनेशन ऑफ डिले, ठीक है, कंडोनेशन ऑफ डिले, ठीक है। अच्छा सर, ये रीजन टू बिलीव जो केसेस होते हैं इसमें वो एप्लीकेशन होती है? हाँ, इसमें ये मैंने बताया ना, ये सेक्शन 5 की एप्लीकेशन, कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन सेक्शन 5 की होती है। हम कहते हैं जी डिले हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन मिन्नत है मेरी सफिशिएंट इसके अंदर। और इसके साथ हम सेक्शन 14 भी पढ़ेंगे, वो और है, 5 और 14 का डिफरेंस जब हम ये इसकी तरफ आएंगे। इसके अंदर उसके पास होता है टाइम, वो मेहनत करें जनाब ये मेरे पास राइटली ये टाइम है, इसको इससे निकाला जाए और मैं विद इन लिमिटेशन आता हूँ, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। इसके अंदर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सफिशिएंट कॉज भी और अगले सुनने वाले पे भी, कि वो मानता है या नहीं मानता। अच्छा, वो जब एप्लीकेशन डिसमिस करेगा हाँ, तो उसके खिलाफ आप ऊपर चले जाते हो, आपके पास मतलब अगर सिविल जज ने किया है तो आपके पास एडिशनल है, अपील में है, आप देखेंगे कि क्या इसके खारिज होने पर अपील करनी है, रिवीजन करनी, वो हम जब CPC में जाएंगे, अपील रिवीजन रिव्यू कब होते हैं वो आपको उसकी ग्राउंड से, हाँ वो ग्राउंड्स देखेंगे,
ठीक है। अगर क्रिमिनल है तो उसके अंदर हम CRPC का देखते हैं कि कब क्या कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें लिमिटेशन में आती हैं। ये बाकी ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं सारा। हाँ, लिमिटेशन एक्चुअली लिमिटेशन है, लेकिन होता यह है कि हर के साथ हम पढ़ सकते हैं इसको चीज़ें। तो इसी वजह से ये जो रीज़न टू बिलीव है ना, ये बहुत बड़ी बला का नाम है। अब अगर किसी ने नहीं माना तो फिर आप आगे भी जा सकते हो, ऊपर जाएं, वो मान ले, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े इसी बात पे, हो सकता है वो जज समझ जाए हाँ इसका रीज़न टू बिलीव है, इसको टाइम दिया जाए जनाब, तो फिर वो 0 से स्टार्ट कर लेंगे, वो बातें होती हैं। सेक्शन 27 APC, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। वो कह रहा है जो पर्सन वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट के पास होती है वो समझा जाता है उस बंदे के खुद के पास है। इसलिए आपने सुना होगा वर्ड कि बीवी, अगर कोई हस्बैंड बीवी पे इल्ज़ाम लगाए कि बीवी हस्बैंड पे कैसे ने मुझे चोरी कर लिया, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हस्बैंड के खिलाफ चोरी का पर्चा? वो तो एक गाड़ी के पहिए हैं, वो तो एक दोनों एक हैं। अगर मैंने क्लर्क रखा हुआ तो मेरा है, मेरे घर की चाबियाँ उसके पास, अगर मेरा ड्राइवर है तो सारा कुछ उसके पास, उसको पता है। तो वो कह रहा है कोई भी, कहता है व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ पर्सनस वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सन पोजेशन विद इन मीनिंग ऑफ दिस कोड। उसका मतलब ये होगा कि ये उसके अपने पोजेशन में है। और एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पोरेरीली or on a particular occasion in the capacity of clerk or servant is a clerk or servant within the meaning of this section। चाहे टेम्परेरीली भी रखते हैं तो वो भी सेक्शन में आएगा, ठीक है। अगर वो भी आगे कहते हो कि नहीं जनाब ये तो मेरा फलां सी, वो कहता है भाई तेरा ही है ना क्लर्क। अब वो हैं चीज़ें आप अगर साबित करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर बीवी के पास कोई चीज़ है तो समझा जाएगा कि उसी की है, मतलब उसके हस्बैंड के पास ही है। थेफ्ट नहीं हो सकता और बहुत सारा कुछ हो सकता है। मतलब हमने देखा बहुत सारे प्रैक्टिकल में भी, ठीक है, अगर कोई इल्ज़ाम लगा दें कि इस तरह है ये मेरी बीवी चोरी करके लेगी, भाई बीवी चोरी करके लेगी, हो सकता है किसी तरह उसने किसी को दे दिया हो, उसकी फ्रॉडलेंट इंटेंशन हो, लेकिन चोरी तो ना कहे ना। चोरी तो बना होता है कि मेरी मर्जी के बिना, बट बीवी तो तेरी है, तो मर्जी के बिना लाया हुआ है ना, घर पे अगर दिया हुआ है। क्या माइंड में नहीं आ रहा क्लियरली, क्या कि अगर कोई हस्बैंड की चीज को वाइफ दे देती है, वो हमने पढ़ा था थेफ्ट में। हाँ, वो क्लर्क, वो आपने पढ़ा था 381 निकालें अभी दिखते हैं कि क्लर्क भी चोरी करे तो चोरी हो सकती है, कैसे हो सकती है, ठीक है। वो था ना, उसका तो स्पेसिफिकली उन्होंने बताया हुआ था। हाँ पनिशमेंट है, हाँ, तो उसकी कंसेंट को के रेलेवेंट था कुछ ऐसा कि नहीं, क्या समझा जाएगा कि उसने उसको मतलब दे दी है या यहीं पे 27 के अंदर ये कह रहा है कि वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट कोई भी होंगे तो समझा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उस वक्त उसी की पोजेशन में, सिंपल सी बात, ठीक है। आगे काउंटरफीट, काउंटरफीट किसे कहते हैं? रिजेम्बलेंस, बहरूपिया, उसी जैसी चीज बना लेना, हाँ, उसको कहते हैं काउंटरफीट कर लेना। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। अक्सर देखा होगा रुपये जैसा रुपया बना लेते हैं, उत्तर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे, ठीक है, या कायदे आज़म जिंदाबाद या पाकिस्तान जिंदाबाद। इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिसाइज डिसेप्शन। मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया सवाल कि देखिए 420 है, इसके क्या इंग्रेडिएंट है, वो नहीं पूछा उसने सिंपल मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते जी, उसने ऐसे जेब में हाथ मारा, वो रिटायर सेशन जैसे शायद, उन्होंने 100 रुपया निकाला, ठीक है, उसने कहा ये मैंने आपको दिखाया, ये देखें जी 100 रुपया, ये जाली है, और आपको कह के जेब में डाल लिया, बताएं ये 420 है कि नहीं, ठीक है। अब 420 के में जाएंगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें है डिसीव करना। मैं आपको ओरिजिनल कह के दे जाता और होता 2 नंबर तो फिर डिसीव हुआ था मैं, वो डिसेप्शन नहीं है। हाँ, प्रैक्टिसाइज डिसेप्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो डिसेप्शन, वो इसी वजह से मैं आपको वो आपका एक्सपीरियंस भी अपना शेयर कर रहा था, ठीक है।
आर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिसाइज्ड, हाँ वो काउंटरफीट में आएगा। हाँ, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, वो हो सकता है उस जैसी ना हो, लेकिन मतलब बिल्कुल हूबहू हल्का सा। मतलब जैसे परसों मैं एक दुकान पे देखा तो एक फेयर एंड लवली मैंने देखा कि वो सेम उसी तरह की औरत भी बनी है, लेकिन जब गौर से देखा तो वो लिखा हुआ था फेयर एंड लवली नहीं, निशा या पता नहीं वट एवर, उसका नाम कुछ थोड़ा सा चेंज था, मतलब उसका जो रैपर होगा वो सेम। हाँ, बट सब कुछ सेम लग रहा था। तो दैट इज रिजेम्बलेंस, दैट इज उसके अंदर आ सकता है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, when a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that the person might to deceived thereby, और ऐसी हो कि वो डिसीव कर जाए। मैं कहूँ जी जनाब मुझे फेयर एंड लवली देना, ओके लो सर फेयर एंड लवली, पैसे आपको फेयर एंड लवली वाले ले दे, और घर जाओ तो थोड़ी पे ये तो फेयर एंड लवली है ही नहीं सी। इतनी ज्यादा रिजेम्बलेंस हो कि आपको, हाँ हाँ वो वाली बात, that the person so causing that one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced, वो बात। डॉक्यूमेंट, ये मैंने आपको जब हमने पढ़ा था QSO तो उसके अंदर भी ये पढ़ाया था कि डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं, कहते हैं द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डॉक्यूमेंट, उसमें दो थे गालबन, 2 का सबसेक्शन 2 था या 2 का, हाँ 2 का 2 था, पहले को था QSO में, तो वो यहाँ पे भी वही है। और अगर आप जनरल क्लॉज एक्ट में जाएंगे तो उसमें भी ये डेफिनेशन दी हुई है। अब मैं एग्जैक्ट आपको सेक्शन 3 का 36, हाँ 3 का 36 वो भी दिख रहे हैं साथ, ठीक है। 3 का 36 और उसका 2 QSO का और इसका 29, तो वो आप साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट को देखें तो डॉक्यूमेंट की जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स आपका इसके अंदर सेक्शन 29 है PPC, उसके अंदर सेक्शन आर्टिकल है 2 ऑफ QSO, और इसके अंदर जो सेक्शन आपका 3 का 36 किसका, जनरल क्लॉज एक्ट का। तो ये सेक्शन आपके किसके हैं, डॉक्यूमेंट्स के। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में बता रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट वही कह रहा, क्या डॉक्यूमेंट है, वो कहता है ऐसा कोई भी मैटर सब्सटेंस जो के मीन्स 3 बताए हैं, जराए कौन कौन से, वर्ड, फिगर एंड मार्क, ठीक है, वर्ड, फिगर एंड मार्क्स, ये 3 जिस ऐसी कोई भी चीज जो आप शहादत में लाना चाहें और उसके जराए ये 3 हो। मैं कहता हूं यहां अक्सर आपने दरख्तों पे लिखा देखा, ठीक है, या अक्सर फिल्मों में देखते हो कि एक शख्स की तस्वीर बनी हुई है इस तरह की, ठीक है, और उसके ऊपर कांटा लगा हुआ, तो इससे क्या समझा जाएगा कि या तो ये मार दिया गया या मारने जा रहा है, ये ख़त्म। इन मीन कि ये तस्वीर भी आपका क्या है, वो मार्क जो जाहिर कर रहा है ये क्या है, फिगर्स हैं या वर्ड्स हैं। अगर इसके ऊपर लिखा हुआ है किल, तो इट मीन्स कि ये डॉक्यूमेंट है, चाहे वो दीवार पे लिखा हुआ है, चाहे वो दरख्त पे लिखा हुआ है, चाहे वो कप पे लिखा हुआ है, चाहे वो किसी जगह पे भी लिखा हो, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। ये आपने उधर देख ली थी सारी डेफिनेशन। क्या कहता है, द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letters, figures or marks, are by more than one mean, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, intended to be used, और उसको क्या करना चाहे, इस्तेमाल भी, or which may be used as evidence of that matter, उस मसले के अंदर वो एज एन एविडेंस भी उसको पेश करे, तो वो 29 है। 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट, पहली तो बात होगी वो एक डॉक्यूमेंट होगा। अच्छा सर ये बताइए, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप इवन दो कि आप पीछे 29 की देखें एक्सप्लेनेशन, इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सबस्टेंस द लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड
or whether the evidence is intended for or may be used in a court of justice or not, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस है या नहीं है, किसी जगह भी वो एविडेंस देना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा। इसके अंदर वो इलस्ट्रेशंस भी दे रहा है। और राइटिंग एक्सप्रेस द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। A check upon a banker is a document, a power of attorney is a document, a map or plan which is intended to be used or which may be used as an evidence is a document। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इवन दो उसको और एलेबोरेट किया हुआ है वहाँ पे आपके QSO में, ठीक है। नहीं, हम तो डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं। अब है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी, द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट which is or purport to be a document whether by any legal right is created, जिससे कोई लीगल राइट क्या हो, हाँ जी, लीगल राइट की बात कर रहा है। लीगल राइट, लीगल राइट क्या हो, वर्ड्स बोल रहा है क्या। नंबर 1 बोलता है क्रिएटेड, नंबर 2 बोलता है क्या, एक्सटेंडेड, नंबर 3 बोलता है क्या, ट्रांसफर्ड, नंबर 4 क्या बोलता है, रिस्ट्रिक्टेड, नंबर 5 क्या बोलता है, एक्सटिंग्विश्ड, और नंबर नेक्स्ट बोलता है रिलीज्ड। ठीक है, वो कह रहा है कोई राइट जिस या राइट क्रिएट होता हो, या राइट एक्सटेंड होता हो, या राइट ट्रांसफर होता हो, या लीगल राइट रिस्ट्रिक्ट होता हो, या लीगल राइट एक्सटिंग्विश होता हो, या लीगल राइट रिलीज होता हो, तो अगर वो पर्सन आर वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लायबिलिटी, ठीक है, आर हैज अ सर्टेन लीगल राइट, तो उसको क्या कहते हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। आपके पास पैसे तो नहीं है लेकिन एक डॉक्यूमेंट है आपका, क्या, गाड़ी के कागजात, घर की रजिस्ट्री। अब वो आपका राइट क्या कर रही है, आपको दे रही है, ठीक है, आपका राइट क्या कर रही है, वो या ट्रांसफर उससे हो सकता है, एक्सटिंग्विश हो सकता है, ठीक है, प्लीज, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है जिससे किसी का लीगल राइट, हाँ, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी थी। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने कहा था कि ये आपका एक टॉपिक है। अवेल आपने कहा था एक होते हैं, 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, देखिएगा, एक तो पब्लिक प्राइवेट की तरफ जाएंगे वो और बात है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर उसने कहा एक होता है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, टेस्टामेंट्री, और एक होता है नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, टेस्टामेंट्री किसको कहते हैं, जिसको हम विल कहते हैं। टेस्टामेंट्री क्या होता है, विल इज ओनली अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, विल वसीयत, और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो ये डेफिनेशन पढ़ी हमने लीगल, ये वो क्या होंगे, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स होंगे। डॉक्यूमेंट्स होंगे, विल क्या है आपका, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं दुनिया में वो सारे क्या कहलाते हैं, नॉन टेस्टामेंट्री। ठीक है, कहता है द वर्ड अ विल डिनोट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। अगर विल होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, ये टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, वसीयत। लॉ ने कह दिया। मैं आपको कहूँ आपको फीमेल क्यों कहते हैं, आपका अगर नाम है कुछ ABC तो मैं कहूँ कि क्यों है, आप बोल रहे हैं मेरे माँ बाप ने रखे है, तो व्हाट डज इट मीन। मैं कहूँ अजमल, तो आपको अजमल क्यों है, तो क्या ये बनता है क्वेश्चन, नहीं। इसका मतलब लेजिस्लेचर ने कह दिया कि इसको ये कहना। वो कहते हैं ना पार्लियामेंट एक क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी है, सॉवरन है, और सॉवरन ने जो कह दिया, कहते गोरे को काला कहना है और काले को गोरा कहना है, तो कहना है कि काला जा रहे हो गोरे गाल सुन, मीनिंग देयर बाय कि जो उसका नाम
रख दिया जाए वही आपने उसको पुकारना है। तो टेस्टामेंटी क्योंकि वो टेस्ट कर रहा है, किसी चीज़ को कुछ दे रहा है, ठीक है, तो वो सपोज मरने वाला वसीयत कर रहा है तो उसे कह रहा है कि विल है जिसको टेस्टामेंटी, इसके पीछे और भी विजडम होगा। तो सर वो सिर्फ मरने वाले कर सकता है? विल और कौन कर सकता है? विल मतलब नहीं, आप मरने वाला नहीं, आप हर किस कौन पूरी दुनिया कौन सा ऐसा शख्स है जो मरने वाला नहीं होता? नहीं, एक तो था जो बिल्कुल ही, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं आज विल लिखता हूँ तो विल मैं नहीं लिख सकता। क्या ऑपरेट विल कब होती है? उसकी डेथ के बाद। बस फिर वो तो मतलब यही है। अच्छा, तो इसकी क्या लीगल वैल्यू है? विल की बहुत लीगल वैल्यू है, ये हम जाकर पढ़ेंगे। एक मुस्लिम विल होती है और एक आपकी नॉन मुस्लिम विल होती है। ये आपका खैर इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन आपका विल पढ़ेंगे हम, आप रजिस्ट्रेशन एक्ट में विल को कैसे रजिस्टर करवाते हैं पढ़ेंगे उसके अंदर। लेकिन ये विल जो है आपका पूरा टॉपिक आप अगर देखेंगे तो मुहम्मदन लॉ है, वो आपको बताएगा कि विल आप करना चाहो वसीयत तो कितनी कर सकते हो। कहता अपने हिस्से की हद तक 1/3, मरने वाला शख्स जो होता है सिर्फ अपने हिस्से की हद तक विल कर सकता है। किसको कर सकता है ये पूरा हम इसको नेक्स्ट देख लेंगे, ठीक है। इसी तरह 32, द वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन, ठीक है। वर्ड रेफरिंग टू एक्ट्स, एक्ट के अंदर ओमिशन भी आता है। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड except where a contrary intention appears from the context, words which refer to acts then extended also to illegal omission। एक तरफ एक्ट होता है, दूसरी जगह ओमिशन होती है। एक्ट और ओमिशन हमने अक्सर पढ़ा होगा, ये 33 में उसको डिफाइन भी कर रहा है। ये हमने जिस वक्त पढ़ा था ऑफेंस की डेफिनेशन, तो इंशाल्लाह इसको कल देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, ठीक है। और